नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यह हमारा सीरीज़ है जिसमें कि मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वह लेकर के आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछले वीडियोज़ बनाए हैं उनको ज़रूर देखा है। अगर नहीं देखा है अभी तक तो एक बार जा करके उनको ज़रूर देख लें। इससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और काफ़ी नए नए ट्रिक्स आप सीख पाएंगे जो कि आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताता जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई ना कर पाओ, वही तरीके बताता हूँ कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इन ट्रिक्स को सीखिए और मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो उसमें उनको अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको सिर्फ देखते ही मार्क कर सकते हैं। आंसर क्या है देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 दिया हुआ है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 50 दिया है और बोला है कि दोनों का रेशियो और दोनों नंबर्स का रेशियो 7:2 में है। तो उन दोनों नंबर्स का अनुपात मतलब क्या कि अनुपात नहीं, गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन बताना है। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिले, मैं इसको देखूंगा और डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताता हूँ कैसे। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। देखो कैसे होगा कि नंबर 7:2 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 5 आ जाएगा और ये 5 की वैल्यू दी गई है कि उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है। तो ये 50 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 यूनिट आ जाएगी। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, 70। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, अरे 7 × 10 70 होगा ना। 2 × 10 कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। अब 70 और गुणे 20 कर दोगे तो 1400 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 70 × 20 कर दिया, 1400 आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। सिर्फ यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला और इस डिफरेंस को 50 के साथ इक्वेट कर दिया, बिकॉज दिया गया था कि उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है। तो 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो बाकी यहाँ 7 की वैल्यू 70 आ जाएगी, 2 की वैल्यू 20 आ जाएगी और यहाँ 70 × 20 कर देंगे तो 1400 आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे मैंने डायरेक्ट आंसर मार्क किया। देखो इसको छोड़ दो, अभी क्या बोला है कि दोनों नंबर्स का जो रेशियो है 7:2 का है और उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अगर मेरे से मल्टीप्लिकेशन पूछा है उसने, मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो 7 और 2 बोला गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन 14 होगा कि नहीं होगा। और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 14 होगा मतलब ये कि जो उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नंबर आएगा उसमें कहीं ना कहीं 14 होना चाहिए। तो 16 में कहीं 14 दिखता है क्या, नहीं है। इसमें भी कहीं 14 नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है मात्र जिसमें कि आपको 14 दिखता है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे। अगर बोला होता, मान लो कि बोला होता कि दोनों संख्याओं का सम यानी कि योग क्या है, तो 7 + 2 करते तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब ये कि जो आंसर आपका होना चाहिए उसमें 9 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि सेम मल्टीपल दिया गया हो। अगर ऐसे, मतलब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन अपने तरफ से नहीं बनाया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर देख के मार्क कर पाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब ये बोला है कि एक अमाउंट प्रिंसिपल है 80,000 रुपये, टाइम है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और वह हाफ ईयरली क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो बताना है कि वह कितना अमाउंट देगा 2 साल के बाद। ठीक है, तो देखो एक साल में अगर वह 20% होता है, एक साल में अगर उसका रेट जो है 20% का है तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, 10% होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। एक साल के लिए 20% तो आधे साल के लिए 10%। ठीक है, अब यहाँ से आधे साल के लिए अगर 10% आ गया, हमारा जो प्रिंसिपल दिया गया है 80,000 रुपये दिया गया है। मैंने यहाँ पे 80,000 रुपये प्रिंसिपल लिख लिया। अब यहाँ पे मैं 4 स्लॉट बनाऊँगा, 1 2 3 और 4। 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000। यहाँ मैंने 8,000 लिखा।
यहाँ भी 10% निकाल लेंगे, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। क्या किया मैंने, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फिर उस पर एक इंटरेस्ट लगता है और दोनों मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं। तो मैंने पहले इसका 10% निकाल लिया 80,000। अब इस पे भी 10% हमको इंटरेस्ट लगेगा, ये कितना हो जाएगा 800। अरे 8,000 का 10% 800 होगा ना। फिर यहाँ से और यहाँ इन दोनों का 10% कितना होगा, 1600 का 10% कितना हो जाएगा, 16,000 का 10% 1600। और फिर यहाँ पे 24,000 का 10% इन तीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 24,000 का 10% कितना होगा 2400। ठीक है 2400 हो गया। अब फिर यहाँ से मैं निकालूंगा तो इस 800 का 10% कितना होगा 80 होगा ना। और फिर यहाँ से इन दोनों का अगर मैं निकालूंगा तो 2400 का 10% 240 और फिर इस 80 का 10% कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से आप डायरेक्ट बिना कुछ किए आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट पे अगर इन पूरे को सम, ये सारा क्या है पूरा ब्याज है। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और इन दोनों को सम कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो नीचे के जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है, यानी अंतर है। ठीक है, तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, मतलब और हर जगह जीरो है, ये 8,000 है, ये 8,000 है, ये 8,000 है और हर जगह ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आएगा उसमें लास्ट में क्या होगा 8 होगा और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आप आगे इसको जोड़ने के बदले आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, यहाँ से 3200 हो गया, 32,000 हो गया, 3200 बोलो 32,000 हो गया। और फिर आप इसको जोड़ोगे तो 2400 प्लस 6 3,000, 3,000 एक 4,800। ठीक है, 4,800 लिख लिया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो 240 और 80 कितना हो जाएगा 320 और 8 328, 328। यहाँ पे आप इसको सम कर दो, 8 8 2 10, 8 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 2 और फिर 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 2 6 और एक 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे 80,000 में 37,128 जोड़ोगे, 80,000 में 37,128 जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 1,17,128 आएगा। आप इसको और इसको सम करके चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आंसर वैसे ही टिक करना है कि यूनिट डिजिट पे 8 दिख गया, देखेंगे कि इसमें 8 है और उसको टिक कर लेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ट्रिक भी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी होते हैं तो आप उसका दिक्कत नहीं लेंगे। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एजेस का प्रॉब्लम है। ये बोला है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पहली बात तो ये बोला है कि एक व्यक्ति है अपने बेटे से 26 साल बड़ा है, 3 साल के बाद उसका जो एज है अपने बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पिता है उसका प्रेजेंट एज पूछा गया है। देखो पहली बात तो ये तो होगा नहीं क्योंकि फादर का एज पूछा है और फादर जो है अपने बेटे से 26 साल बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं इसको मैं ऑप्शन से ही करूँगा और मेथड से करूँगा तो एक्स वगैरह लेके करना पड़ेगा। अब मैं अगर ऑप्शन नंबर बी उठाऊँगा तो अभी इसका एज कितना है फादर का 36, क्योंकि आंसर क्या बोला है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर पिता की वर्तमान आयु 36 है तो 36 में से अगर 26 माइनस करूँगा तो बेटे की आयु पता चल जाएगी जो कि आपकी 10 साल हो जाएगी। और 3 साल बाद 3 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो ये अभी की वर्तमान आयु पिता की हो गई और ये सन की आयु हो गई 10 साल। अगर मैं इसमें 3 ऐड करूँगा और इसमें 3 ऐड करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि क्या ये पिता की जो आयु है वो अपने बेटे की आयु का 3 गुना होती है कि नहीं होती है। तो 36 में अगर मैं 3 जोड़ दूँगा तो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा और 10 में अगर मैं 3 जोड़ दूँगा तो 13 आ जाएगा। और ये सन का एज है और ये फादर का एज है। अब आप यहाँ से देख लो कि 13 गुणे 3 करोगे तो 39 आएगा कि नहीं आएगा। 13 इंटू 3 39 आ गया ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक्स वगैरह लेकर करोगे फिर फंस जाओगे। सिंपल आप ऑप्शन उठाओ, पहला तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर बी में आपने 36 लिया उसमें
और उस बेटा जो उससे है वो 26 साल छोटा है, मतलब क्या 36 माइनस 26 करोगे तो बेटे की आयु 10 साल आ जाएगी। फिर उसमें 3 साल जोड़ दोगे फादर की आयु में और सन की आयु में, तो सन जो होगा 13 साल का हो जाएगा और फादर 39 ईयर का, और 39 जो है 13 का 3 टाइम्स होता है। मतलब कि हमारा क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। एक चीज़ बताओ, क्या कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में? आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस किए रहोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से समझो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। बोला है कि 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11, ठीक है, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 का माध्यिका निकालना है। मतलब क्या? माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। ठीक है, मीडियन। स्टैटिस्टिक्स अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हो, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल मोड, मीडियन, मीन, बस इन 3 चीज़ों को समझ लो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, मीडियन जब भी निकालना होगा और नंबर इस तरीके से दिए गए होंगे तो उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। मतलब क्या कि सबसे छोटा सबसे पहले और उसके बाद उसको धीरे से बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 11 है। उसके बाद क्या है, 11 के बाद आपका 23 है, 23 के बाद 25 है, 25 के बाद 26 है, 26 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और क्या छूट रहा है इसमें 39, और लास्ट जो है 39 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। फिर क्या करेंगे कि इसको हमने एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिख लिया, अब हम गिनेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। नंबर ऑफ़ टर्म यानी कि पदों की संख्या अगर 7 हो जाती है तो जो मीडियन होता है वो कौन सा टर्म होता है, जो मीडियन होता है वो हमारा n+1/2th टर्म जो होता है, यानी कि n+1/2वां टर्म जो होगा वह क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। तो नंबर n क्या होता है, तो जितने टर्म होते हैं इसमें, यानी कि यहाँ पे मैंने गिना तो 7 टर्म आए, 7 क्या होगा, n होगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 + 1/2, 7 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, मतलब कि फोर्थ टर्म, यानी कि चौथा जो पद होगा इस सीरीज का वह हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। तो हम गिन लेंगे यहाँ से कि 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या आया, 26 आया, और यही हमारा माध्यिका यानी कि मीडियन होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल आपको बस फॉर्मूला याद रखना होता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, विषम है यानी ऑड है, तो n+1/2th टर्म यानी कि n+1/2वां टर्म क्या होता है, माध्यिका होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए चैनल पर हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।